3 साढ़े 3 साल काम किया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस ज़्यादा पर्सपेक्टिव क्लियर लाता है लाइफ में। रियल एस्टेट इज़ समथिंग विच ऑलवेज बूम्स। इंदौर ने हमको फाउंडेशन दिया और हमको जब ग्रो करना था, जब हमको एक्सपैंड करना था हमारे बिजनेस में, तो पुणे वॉज द नीश मार्केट फॉर अस। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर इन जब पैसा जाता है तो यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ कीपिंग दैट मनी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अगर पुणे में आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो कमर्शियल में काफ़ी ग्रो किए हैं, अगर आप नाम ले सकते हो उन एरियाज़ का? सर सबसे अच्छा डेवलपमेंट जो मैंने देखा है पिछले 5 साल में, तो बानेर बालेवाड़िया इज ग्रोन लाइक वाओ। रियल एस्टेट में अगर आप एंटर करते हो तो प्लीज़ 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 हैव दिस माइंडसेट कि मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। Hey guys, so today we have a special guest on our podcast who is Ricky Ramlani, who is founder of JPBL Group। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कमर्शियल रियल एस्टेट में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि किसी को अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे उसमें अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, तो वेलकम रिकी। Thank you, सो sir. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू Thanks a दिस lot. शो। Thanks a lot. एंड थोड़ा सा मैं पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आप जी। कमर्शियल रियल एस्टेट में आए कैसे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। परफेक्ट। सो टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेसन सर, क्वेश्चन अच्छा पूछा है। ये यादों को पीछे ले जाता है जब मैं इंदौर में वर्किंग करता था। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी डूइंग एन MBA। कमिंग फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड फैमिली, मैंने सोचा MBA करने के बाद कुछ नया करा जाए। बिजनेस तो सब कर रहे हैं, जॉब में कुछ महारत हासिल की जाए। आई स्टार्टेड माई वर्किंग विद एन इंटरनेशनल KPO, जहाँ मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस ज़्यादा पर्सपेक्टिव क्लियर लाता है लाइफ में। जिसके बेसिस पर हम लोगों ने फिर एक मार्केट को आइडेंटिफाई करना चालू किया, मार्केट को स्टडी करना चालू किया और ये समझ में आया कि हर मार्केट एक अलग तरीके का इकोसिस्टम लेके बैठता है। तो जब मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने डिटेल में देखना चालू किया, स्टडी करना चालू किया, तब हमको समझ में आया कि रियल एस्टेट इज़ समथिंग विच ऑलवेज बूम्स। जिसके कारण कंपनीज बूम करती हैं, जिसके कारण इकोसिस्टम्स बनते हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट होता है एक सिटी का, एक स्टेट का, एक कंट्री का, और उसी के कारण वेल्थ मैनेजमेंट होता है चीज़ों को लेके आगे। ये चीज़ों के बेसिस पर हम लोगों ने जॉब छोड़ के एक निश मार्केट को आइडेंटिफाई किया विच वॉज कमर्शियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल मार्केट भी बहुत अच्छा बूम कर रहा था उस टाइम पे, बट वी वर फोकस्ड ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट। आई कमिंग फ्रॉम एन MBA बैकग्राउंड, आई डिड माई कंपनी सेक्रेटरी, तो लीगल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आया समझ में चीज़ों का, जिसके बाद में मुझे लगा कि अब कॉर्पोरेट से डील करना काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो बीइंग अ सिंधी फैमिली, आई Yes. थिंक बिजनेस तो आपके रग रग में होता है। Absolutely. तो वहीं से आई थिंक बिजनेस का फाउंडेशन आपको जी मिला, जी राइट? जी। तो सिंधी होने के साथ साथ एक बिजनेस एक्यूमेन होने के साथ साथ जब ये समझ में आया कि कॉर्पोरेट्स के साथ अपन डील कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के साथ अपन उनको कंपनीज को ऑफिसेस दिला के उनकी ग्रोथ में अपना डिसीजन रह सकता है, तो आई मेजरली फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। ओके, उसके बेसिस पर हम लोगों ने इंदौर मार्केट को पूरा स्टडी किया। इंदौर के ऑफिसेस, कॉर्पोरेट कल्चर को स्टडी करने के बाद जो बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर बिल्डर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, सबका एक माइंडसेट समझ के इंदौर मार्केट को कैप्चर किया। पोस्ट वर्किंग इन इंदौर वी शिफ्टेड टू पुणे। पुणे ऑन द अदर हैंड वॉज कम्प्लीटली अ एरिया वेयर इन देयर वॉज ग्रोथ। इंदौर ने हमको फाउंडेशन दिया और हमको जब ग्रो करना था, जब हमको एक्सपैंड करना था हमारे बिजनेस में, तो पुणे वॉज द नीश मार्केट फॉर अस। ओके, सो इंदौर में मैं अगर बोलूँ तो आपने फील्ड प्रैक्टिस किया काइंड ऑफ? बोल सकते हैं हमारा फाउंडेशन पूरा इंदौर के बेसिस पर ही था सर। मतलब ये जो हम स्ट्रक्चर करके बैठे थे अपने, मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ मेरे को रियल एस्टेट में जाना है, बट उस माइंडसेट और उस लर्निंग को जब हमने इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डेवलप किया, तो वो पूरा फाउंडेशन हमारा इंदौर में डेवलप हुआ। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, लोग मुंबई का सपना देखते हैं, व्हाई नॉट मुंबई, व्हाई पुणे? Pune is a market where there is a immense possibility of corporates coming in, IT hubs, manufacturing concerns. Mumbai as compared to Pune is a bigger market, a more saturated market, जहाँ पर रियल एस्टेट डील्स होना पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा है। बट आज की तारीख में अगर मैं मुंबई को पुणे से कंपेयर करता हूँ, तो मुंबई इज़ मेजरली इनटू रीडेवलपमेंट्स एंड ऑल। अभी अपन मुंबई 3.0 की बात करते हैं तो सिचुएशन पूरा अलग हो जाता है। अंबानी कमिंग इन, अदानी कमिंग इन विद पोर्ट्स, विद मैसिव डेवलपमेंट ऑफ IT पार्क्स हैपनिंग ओवर देयर, तो दैट बिकम्स अ न्यू एरिया। आज कोई भी नए डेवलपमेंट को लेके, कोई भी इकोसिस्टम को अगर बनना होता है, तो पहले पूरा पर्सपेक्टिव खाली रहता है। पुणे की भी मैं अगर बात करूँ, तो आज से अगर 10 साल पहले मैं जाता हूँ पुणे में, तो मार्केट्स वर वेरी क्लीन एंड देयर वाज नो हैपनिंग अराउंड।
आज आईटी कंपनीज के आने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आने के बाद, व्हेन यू सी हिंजवाड़ी, व्हेन यू सी वाकड़, व्हेन यू सी बानेर बालेवाड़ी, इकोसिस्टम्स हैव डेवलप्ड लाइक मैसिवली। यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ साथ जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, पुणे इज़ ऑल्सो एन अपकमिंग मुंबई। सो मुंबई व्हेन कंपेयर टू पुणे इज़ अ मच सैचुरेटेड मार्केट। इंदौर को पुणे बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने भी पुणे को काफ़ी करीब से देखा है। तो आई हैव ऑल्सो डन IT जॉब इन पुणे ओनली, सो आई स्टार्टेड करियर फ्रॉम पुणे ओनली। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और अभी 10 साल में जो डेवलपमेंट हुए वो बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है, राइट? तो यस, तो जैसा कि आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि मुंबई जो है सैचुरेटेड मार्केट आपको लगा, दैट इज़ वाई यू स्टार्टेड इन पुणे, जहाँ पे काफ़ी कुछ स्कोप था डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में। जी जी। तो अभी आप कमर्शियल रियल एस्टेट को अगर रियल एस्टेट से कंपेयर करना चाहें, क्योंकि जैसे ही लोगों को इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ध्यान आता है तो सबसे पहला वो लोग भागते हैं कि क्यों ना फ्लैट लिया जाए, क्यों ना प्लॉट लिया जाए, क्यों ना बंगलों में इन्वेस्ट किया जाए। बट उसके सामने अगर कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में करना चाहता है तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये डायलेमा, मैं बोलूँगा डायलेमा रहता है कि कहाँ पैसा आ गया है, अब इसको लगाया कहाँ जाए। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर इन जब पैसा जाता है तो यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ कीपिंग दैट मनी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। स्टॉक मार्केट से कंपेयर करूँ, डेट से कंपेयर करूँ, तो पैसा अगर आप बैंक्स में रखते हैं या स्टॉक मार्केट्स में रखते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गेन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। बट रियल एस्टेट में योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर कि आज अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो दिस अमाउंट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हेन कंपेयरिंग फ्लैट्स विथ कमर्शियल रियल एस्टेट, फ्लैट्स ऐसा ऑप्शन है जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बोला जाता है, जिसमें आपका अगर कैपिटल इन्वेस्ट होता है तो कैपिटल सेफ रहता है। बट अगर कैपिटल को ग्रो करना है, अगर वेल्थ को ग्रो करना है, देन यू शुड इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। ऑल्सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन फ्लैट्स तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ रहता है, प्लस इस पे जो भी आपका डिसीजन रहता है दैट्स एन इमोशनल डिसीजन। रेंटल आपको एज कम्पेयर टू कमर्शियल हमेशा कम ही आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट, अगर मैं एग्जाम्पल की भी बात करूँ, 2 से सवा 2 करोड़ का अगर फ्लैट होता है तो उस पर आपको रेंटल आता है 50 से 60 हज़ार रुपये, बेयर मिनिमम, टू बी ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड। और आपका कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने आज फ्लैट परचेज किया और आपने सोचा कि अगले साल में बेच के बाहर हो जाऊंगा तो मेरे को एक अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट मिल जाएगा। यू हैव अ परव्यू ऑफ 5 to 7 years, you get a good amount. On the contrary, when you compare that with a commercial, the decision of yours is not an emotional decision. वहाँ पर आपका डिसीजन रहता है मोर ऑफ नंबर्स। ये वेल्थ बढ़ाने की चीज़ है। आप किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट में जब पैसा डालते हो तो कमर्शियल रियल एस्टेट मतलब एन एसेट विच गिव्स यू मोर ऑफ बिजनेस गेन्स। आप ऑफिसेस की बात कर लो, आप शॉप्स की बात कर लो, आप शोरूम्स की बात कर लो, आप मॉल्स की बात कर लो, आप वेयर हाउसेस की बात कर लो। बिजनेसेस आते हैं और इन एरियाज़ में अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। जब उनके लोग काम करते हैं, जब बिजनेसेस में नंबर्स ग्रो करते हैं, तो जो रेंटल यील्ड आपको मिलता है दैट इज़ मोर और लेस डबल देन व्हाट यू गेट ऑन द फ्लैट्स पार्ट। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप बोल रहे हो कि अगर सेम पैसा, सपोज 1 CR आई एम इन्वेस्टिंग इन फ्लैट्स एंड सेम 1 CR इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट, सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली गेट डबल रेंटल रिटर्न, राइट? एटलीस्ट डबल से ज़्यादा भी होती है चीज़ें। वेयर हाउसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर वो आपको जो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है वो वहाँ से 3 से 4 गुना भी हो सकता है। ये तो हो गया रेंटल यील्ड्स। तो यूजुअली कभी भी हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेन्स व्हिच वी गेट। फर्स्ट वन इज रेंटल यील्ड्स, अदर वन इज अप्रिसिएशन। इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन आप क्या बोलना चाहोगे? 5 years में जो फ्लैट का अप्रिसिएशन आएगा उससे कितना ज़्यादा आ सकता है कमर्शियल? तो सर अगर मैं एक इकोसिस्टम की बात करता हूँ जहाँ पर कंपनीज़ की मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल दे कम इन, अगर कोई कंपनी कमर्शियल ऑफिस लेता है, ठीक है, तो वो यूजुअली नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल से 7 साल का एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें आपको एस्केलेशन भी मालूम होता है, जिसमें आपको टेन्योर्स भी मालूम होते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि आज आपको इतना रेंट आ रहा है तो आज से 5 साल के ड्यूरेशन में आपको टोटल रेंटल कितना आएगा। ये हुआ आपका रेंटल पार्ट। कैपिटल अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक इन्वेस्टर को ये समझना पड़ता है कि कौन सा लोकेशन अच्छा है, कौन से एरियाज़ में अपन को प्रॉपर्टी लेना चाहिए, कौन से बिल्डर्स हैं जिनके साथ में अपन को वर्किंग करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स हैं वो एक चेकलिस्ट होता है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो अगर डिसीजन ले रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का तो अगर एरियाज़ आइडेंटिफाई करी जाए। आज की अगर मैं तारीख में बात करता हूँ तो खराड़ी NX, वागोली, दीज एरियाज़ आर बूमिंग। KP में KP NX आ गया, इस एरिया में मैसिव कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके अगर एक कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो अगर रेसिडेंशियल से कंपेयर करता हूँ मैं तो अगेन इट गोज़ डाउन टू एज गुड एज डबल।
अगर आप फ्लैट लेते हो 1 CR का और अगर उसका अप्रिसिएशन 5 साल में सपोज जाके 1.5 CR पे पहुंचता है, उसी कंपैरिजन में अगर मैं ऑफिसेज की बात करता हूँ तो अगर आपने 1 CR का ऑफिस लिया, वो अगले 5 साल में आपको 2 CR का रिटर्न देगा. Okay, so that That's a means bare minimum. yeah. So that means instead of investing in normal flats, if we invest in real commercial real estate, जी. तो definitely we can expect higher rental. तो ऑलरेडी Absolutely. आपने बताया Absolutely. कि अगर यहाँ पे 3% का सालाना yield है तो वहाँ पे 6%. 6% 7% भी हो जी, सकता है. जी, जी. और अगर अप्रिसिएशन की बात करें तो अगर 5 years डाउन द लाइन कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर 1.5 होता है तो यहाँ पे 2 CR हो जाएगा, राइट? सो दैट इज वेरी गुड रिटर्न आई थिंक. तो कुछ लोगों को ना कमर्शियल एस्टेट में जाने से डर लगता है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में सोचते ही नहीं है. पहला जो थॉट आता है ना वो फ्लैट्स का ही आता है या प्लॉट्स का ही आता है. सो व्हाई दैट इज द सेफ. मैंने सर जैसा बताया ना कि ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है. आप अगर फ्लैट में पैसा डालते हो ना तो यू बिकम वेरी सेफ. आज की तारीख में लोग फ्लैट्स की जगह FD में भी पैसा डालते हैं क्योंकि वो माइंडसेट बहुत फ्री है उनका कि हम लोगों को ज़्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है. अब स्टॉक मार्केट और FDs का भी सेम ही सिचुएशन है जैसा अपना फ्लैट्स और कमर्शियल्स का है. फ्लैट में आप पैसा डालते हो, योर मनी वुड नॉट ग्रो, दैट इज़ डेफिनेट. बढ़ेगा तो एक ऐसा अमाउंट बढ़ेगा जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्फ्लेशन के ऊपर ही आपको रिटर्न्स आते हैं. द यील्ड, द एप्रिसिएशन, द एस्केलेशन व्हेन कंपेयर टू इन्फ्लेशन, इट्स मच हायर. तो आपका एप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू द रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज ऑलवेज बेटर. बट देर आर पीपल ऑफ दिस माइंडसेट कि हम लोगों का पैसा हमको सेफ चाहिए, हमको वेल्थ को ग्रो नहीं करना, हमको वेल्थ को बचा के रखना है. उन लोगों के लिए फ्लैट का इन्वेस्टमेंट इज द परफेक्ट ऑप्शन. ओके. तो अगर किसी को समझो पुणे में अगर सिंस यू आर ऑलरेडी कैप्चरिंग द होल पुणे मार्केट, तो अगर पुणे में आप देखोगे तो लास्ट 5 years में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो कमर्शियल में काफ़ी ग्रो किए हैं, अगर आप नाम ले सकते हो उन एरियाज़ का. सर सबसे अच्छा डेवलपमेंट जो मैंने देखा है पिछले 5 साल में वो मेरी विसिनिटी जहाँ पे मैं बानेर में वर्किंग करता हूँ, तो बानेर बालेवाड़िया इज ग्रोन लाइक वाओ. यहाँ पर अगर आज से 5 साल पहले बात करते हैं तो देर वॉज मैसिव रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हैपनिंग. बट जब एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया तो उसके बाद ऑफिसेस का आना चालू हुआ, बड़े कॉरपोरेट्स का आना चालू हुआ. पीपल फ्रॉम मुंबई, IT ब्रांड्स फ्रॉम मुंबई स्टार्टेड कमिंग इन ओवर हियर. IT पार्क्स लाइक पंचशील केम ओवर. नियाती के प्रोजेक्ट्स आना चालू हुए. बड़े मैसिव अमर का प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, ABZ, ATP, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आना चालू है जहाँ पर फ्लोर पार्सल्स, फ्लोर प्लेट्स वर ऑफ लाइक 30,000, 40,000 और दे वर इजीली कंज्यूम्ड बाय द पीपल कमिंग इन ओवर हेयर फ्रॉम मुंबई, बैंगलोर, इंदौर. हर जगह से लोग आ रहे थे, हर टाइप की कंपनीज आ रही थी जिनको एक्सपैंड करना था. पिछला 5 साल रादर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड व्हेन केम इन, उसके बाद का जो मार्केट देखा है रियल एस्टेट ने, इट हैज़ नेवर सीन अ बैक. तब से जो मार्केट ग्रो हुआ है, इट हैज़ ट्रेमेंडसली ग्रोन एवरीवेयर. और अगर मैं पुणे की बात करता हूँ, बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़ ऑन द वेस्टर्न साइड, ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हिंजेवाड़ी, यहाँ का IT क्राउड इतना अच्छी तरीके से बढ़ा है सर. यू जस्ट नेम द कंपनी ओवर देयर इन हिंजेवाड़ी, दे हैव एक्सपैंडेड इनटू न्यू ऑफिसेस, बड़े ऑफिसेस में गए हैं वो लोग. ऑन द ईस्टर्न साइड यू हैव विमान नगर, खराड़ी, वाघोली, कल्याणी नगर. बिग ब्रांड्स हैव केम इन, बिग ब्रांड्स, मतलब ब्लू रिज की बात कर लो आप, अमर की बात कर लो आप. डेवलपमेंट्स ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ पीपल हैव इमेंसली ग्रोन ओवर देयर. लास्ट 10 years में देखा जाए तो पुणे तो ऑलरेडी IT हब बन चुका है. सो आफ्टर बैंगलोर अगर कंपेयर किया जाए तो पुणे इज द नेक्स्ट रियल एस्टेट. एब्सोल्युटली. अब बैंगलोर की बात करी ही है तो सर ट्रैफिक के बारे में आपने सुना ही होगा बैंगलोर के बारे में. सो पीपल फ्रॉम बैंगलोर आर माइग्रेटिंग टू पुणे. दे आर फाइंडिंग द इकोसिस्टम टू बी बेटर टू लिव इन. द एयर क्वालिटी इज गुड, द इकोसिस्टम इज गुड, द कॉर्पोरेट्स ओवर हियर आर गुड, द vibe of the city when compared to any other city of this caliber is way better than the comparisons. ओके. तो आपने नाम लिया आई थिंक वाकड़, बानेर, ये सब एरिया, तो इस एरिया में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो. तो अपकमिंग भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है कमर्शियल एस्टेट में तो उसके लिए भी यही एरिया सूटेबल है या कोई नया एरिया, नया स्पॉट आ रहा है पुणे के आसपास? सर मैं बोलता हूँ अगर रेंटल गेन्स आपको देखना है तो रेंटल गेन्स में ये सब एरियाज अच्छे हैं. अगर आपका माइंडसेट कैपिटल अप्रिसिएशन का है रेंटल गेन के साथ में तो आई वुड सजेस्ट वाघोली टू बी एन अपकमिंग एरिया, चारोली टू बी अ मैसिव एरिया wherein developments would definitely happen. Microsoft ने वहाँ पर 2 बड़े लैंड पार्सल्स लिए हैं ऑफ 16 acres each, तो वो पूरा जोन बहुत एग्रेसिवली डेवलप करने वाला है. देन यू हैव KP Annex, वहाँ पर यूजुअल डेवलपमेंट रेसिडेंशियल हुआ करता था, बट आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल डेवलपमेंट हैज़ टेकन ओवर इट. वाघोली की मैं बात कर चुका हूँ. वाघोली में देयर आर प्लेयर्स हु हैव बीन इनटू खराड़ी, हु हैव बीन इनटू विमान नगर, दे आर शिफ्टिंग देयर कैलिबर टू वाघोली. लैंड पार्सल्स अच्छे रेट्स में उठाए उन्होंने और आज की तारीख में उनका मोर और लेस साल भर 1.5 साल में उनका
पोजीशन डेट आने को तैयार है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप, जैसे बोला जाता है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हो तो टेक द सेंटर एज द पॉइंट ऑफ द सर्कल और रेडियस से दूर होते जाओ आप। जितना बड़ा आपका डायमीटर है, आपको प्रॉपर्टी उतनी सस्ती मिलेगी, बट ऑन अ फ्यूचर व्हेन द सर्कल ग्रोज, जब ये सर्कल बड़ा होते जाएगा तब आपका एप्रिसिएशन बड़ा होते जाएगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ आज जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, जैसे अपन टुवर्ड्स मुंबई जाते हैं तो मुंबई 3.0 नवी मुंबई के पास में, राइट, मुंबई से भी आगे आ गया और पुणे से भी अप्रोचेबल हो गया। तो दैट एरिया इज़ वन वेयर यू कैन इन्वेस्ट। देन टुवर्ड्स वागोली यू कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स लाइक AP4, अमर का प्रोजेक्ट आया है वागोली में। देर आर प्लेयर्स लाइक हु हैव इन्वेस्टेड इन बानेर में कुछ बिल्डर्स हैं जिन लोगों ने स्पेसिफिकली वागोली में इन्वेस्टमेंट करके नई कमर्शियल डेवलपमेंट्स किए हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। KPNX बहुत अच्छा एरिया लगता है मेरे को आज की तारीख में, जहाँ पर रेडी रेकनर आज की तारीख में कुछ 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है ऑलरेडी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस वेयर देर वर ट्रेडिंग एट 3,000 to 4,000 हैव बीन ट्रेडिंग एट 8,000 to 9,000 टुडे। मतलब जहाँ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट की रेडी रेकनर वैल्यू को बढ़ा रही है, तो आप सोचो आपके कैपिटल का अप्रिसिएशन कितना अच्छा होगा वहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट रेकनर रेट ही बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का तो प्राइस बढ़ेगा ही। यस, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छे स्पॉट्स बताए, लाइक कोरेगांव पार्क NX भी है वन ऑफ द ईयर, राइट, एंड देन वागोली में भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये IT कंपनीज का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। एक बार बड़ी IT कंपनीज वहाँ पे सेटअप हो, जैसे हिंजेवाड़ी डेवलप हुआ, उसी की वजह से बानेर, वाकड़, ऑल दिस एरिया हैव बीन डेवलप्ड, राइट। तो सेम भी वहाँ पे जैसे खराड़ी है, उसके अराउंड वागोली आता है, तो वागोली इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। जी जी, ओके, ग्रेट। तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्पॉट्स बता दिए हैं, बट मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को कमर्शियल रियल एस्टेट में स्टार्ट करना है तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला मेन माइंडसेट होना चाहिए सामने वाले का कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव माइंड में है कि नहीं है। अगर उसका परव्यू है कि मुझे 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट करके पैसे को चर्न करना है और बाहर होना है, तो आई वुड सजेस्ट स्टॉक मार्केट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रियल एस्टेट में अगर आप एंटर करते हो तो प्लीज़ 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 हैव दिस माइंडसेट कि मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, मैं इसको अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ले रहा हूँ, मैं अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करूँगा। 7 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन व्हेन दिस प्रॉपर्टी ग्रोज, तब तक मेरा रेंटल यील्ड ही मेरे पास इतना आ जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी लगभग फ्री हो चुकी होगी। तो टू स्टार्ट विथ, अगर एक छोटा अमाउंट लेके चलते हो आप, फॉर एग्जाम्पल 1.5 से 2 CR एक छोटा सा अमाउंट अपन लेके चलते हैं जिसमें अगर अपन को कमर्शियल डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑप्शंस वेयर इन द न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन, जहाँ पर अभी एस्केवेशन होना चालू हुआ है। प्री लॉन्च फेजेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन बिल्डर्स को अप्रोच किया जाए, उनसे बात करके उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आपका पेमेंट जो रहेगा वो डेवलपमेंट लिंक्ड रहेगा। जब तक आपके हाथ में पोजीशन आता है आपका वेल्थ वैसे ही बढ़ चुका होता है, प्लस जैसे ही आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है आपका रेंटल यील्ड चालू होता है। सो इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, जैसा मैंने पहले बताया, इमोशनल डिसीजन नहीं है। यू आर क्लियर ऑन योर नंबर्स, आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके नंबर्स बढ़ेंगे एंड दैट इज़ डेफिनेट। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 10 साल का रिकॉर्ड, 15 साल का रिकॉर्ड लगा के देखिए, कमर्शियल डेवलपमेंट में जिसने पैसा लगाया है उसका पैसा मैसिव ग्रो हुआ है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया, तो वहाँ भी आई थिंक लोगों को लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म आते हैं उसमें लॉसेस होने के भी चांसेस है। तो सेम थिंग अप्लीकेबल टू आई थिंक कमर्शियल रियल एस्टेट ऑल्सो। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट का नाम ही जब आता है तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। तो ऐसा ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह सको। और यहाँ पे तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑलरेडी रेंटल रेट आपको पर मंथ मिल रहा है, तो आपको तो ऑलरेडी अप्रिसिएशन एक टुकड़ों में मिल ही रहा है, राइट। तो उसको आप एंजॉय कीजिए और उसको एसेट को ग्रो होने दीजिए। दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्डर क्या स्क्रूटनी करनी चाहिए आपने को अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में आ रहे हैं तो? सर पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो बिल्डर का आइडेंटिफिकेशन आप इस बेसिस पे करिए कि उसने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं मार्केट में। आप किसी नए बिल्डर के साथ अगर एसोसिएट होना चाह रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करिए कि इसका प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब इन्वेस्टर बेस ये पसंद करता है बिल्डर की सिर्फ माल बेच के बाहर होना चाहता है। जैसे आज मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में पंचशील की बात करता हूँ, तो पंचशील ने खराड़ी में डेवलपमेंट किया है 5 टावर्स का, विच इज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसमें से सिर्फ 2 टावर्स ऐसे थे जो इन्होंने सेल के लिए बाहर किए, और बाकी 3 टावर्स, मैसिव टावर्स, आर इन देयर हैंड, जिनको उन्होंने सिर्फ लीजिंग के लिए रखा है। तो जब ऐसे माइंडसेट का एक प्लेयर होता है मार्केट में, जिनको ये पता होता है कि ये चीज़ ग्रो करेगी और हम अपने पास रख के इसका
रेंटल यील्ड है अपनी कंपनी में बुक कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जो हम अपने लोगों को, इन्वेस्टर्स को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है, जिसके कारण हमारा रेंटल यील्ड ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं उसको आप चेंज करता है। तो व्हेन यू टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन वैल्यू इनटू द मार्केट, तो इस टाइप के बिल्डर्स जब आते हैं मार्केट में, आप उनका ड्यू डिलिजेंस कैसे करा जाता है, उनके प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखा जाता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि इन्हों के प्रोजेक्ट्स कहीं डिफॉल्ट पे तो नहीं है, इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनके इन्वेस्टर लॉबी के जो लोग हैं वो कितने हैप्पी हैं इनसे, इधर जो टेनेंट्स हैं वो किस टाइप के टेनेंट्स हैं, एमएनसीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, इन लोगों का रेंटल यील्ड कैसा आ रहा है, हाउ and what duration for that tenant is over there. For example, अगर मैं WTC की बात करूँ, there are tenants who have been playing for 10 odd years in that same building. Same offices में लोग 7 से 10 साल तक बैठे हैं. तो you can understand the quality of the product which Panchshila supplied to the investors. तो आज इन्वेस्टर्स अगर 7 से 10 साल किसी एक टेनेंट के साथ में बैठ के काम कर सकता है और उसको हैसल फ्री अर्निंग हो रहा है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस में भी एमएनसीज ने पैसा पूरा दिया रेंटल का, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सच एसेट्स। सो पंचशील इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी प्रीमियम ब्रांड, यस। तो इस तरह से मैं अगर आपको लिस्ट निकालने बोलूं तो आप तो 100 लिस्ट दे दोगे, बट एटलीस्ट 5 to 10 टॉप ब्रांड्स कैन यू टेल इन पुणे? सर मैं ओपनली अगर बोलता हूँ तो पंचशील इज़ अ वंडरफुल ब्रांड, Amar is a brand which you can be associated with. Nyati is a wonderful brand to be working with. Nyati के ROIs काफ़ी अच्छे बैठते हैं. Investors who are coming in from आपका आसपास के जितने भी विसिनिटी है, आपका अहमदनगर हो गया, आपका सातारा हो गया, सांगली हो गया, यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनको ROI पे स्पेसिफिकली वर्किंग करना है, उनके लिए न्याति इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन. देन टू स्टार्ट विथ यस 3, ये 3 अच्छे प्रीमियम बिल्डर्स हैं. देन यू हैव मैजेस्टिक कमिंग इन, देन यू हैव, आप नाम की बात करिए, लिस्ट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ बिल्डर्स व्हिच आर लिस्टेड इन द पुणे मार्केट एज ऑफ होल. कोलते पाटिल इज डूइंग वंडर्स, बट हर किसी का एक नीश है कि रेसिडेंशियल में इतना पैसिव वर्किंग कर रहा है आदमी, तो कमर्शियल में इतना एक्टिव वर्किंग कर रहा है. तो ऐसे कुछ बिल्डर्स जो एक्टिवली वर्किंग कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों में कर रहे हैं, दीज आर टू नेम अ फ्यू. पंचशील, अमर, न्याति, इन लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें सब में अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और रेंटल यील्ड्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं विद अ गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. तो जो बिल्डर कमर्शियल में भी हैं और रियल एस्टेट मतलब रेसिडेंशियल में भी हैं, उनको हमको पहले प्रेफर करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू से? डिपेंड करता है सर, अगेन डिपेंड्स. इन लोगों का काम इतना बड़ा हो चुका है आज की तारीख में कि इनके कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो राइट फ्रॉम द एक्सकेवेशन अप टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज फर्स्ट कैपिटली अप्रिशिएटेड, सेकंड माल तो एक्सकेवेशन पे ही बिक जाता है. आज मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, पंचशील का एक वेस्टर्न के सामने प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका काम चालू होते से ही अभी सिर्फ वो बोलते हैं कि हमने ये वाला फ्लोर प्लेट खोला है, नेक्स्ट डे दे हैव इन्वेस्टर्स हु हैव पिच्ड इन मनी और वो पूरा प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है. तो इस टाइप के अगर आपके पास डेवलपर्स हैं, इस टाइप के अगर ब्रांड्स हैं, तो ये लोग यूजुअली सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज में रहते हैं. ये कमर्शियल में भी रहते हैं, रेसिडेंशियल में रहते हैं, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक बिल्डर्स हैं जो सिर्फ कमर्शियल काम ही कर रहे हैं. तो उनका फोर्टे आपको समझना पड़ेगा कि अगर कमर्शियल काम कर रहा है ये सामने वाला, तो इसके पहले के इतने प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं कि नहीं किए हैं. अगर किए हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, उसका कैपिटल अप्रिसिएशन कैसा रहा है. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, जैसे आप स्टॉक मार्केट्स में ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अपन पेनी स्टॉक्स में कम ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ अच्छा अगर ऐसा लगता है कि ये अपने पास एक वर्किंग करने लायक चीज है तो उसमें करा जाता है. इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट आई वुड सजेस्ट गो विद बिग ब्रांड्स, गो विद ब्रांड्स व्हिच आर देयर फॉर यू व्हेन यू हैव बैकलॉग्स और सिचुएशंस लाइक कोविड कमिंग इन, जहां पर प्लेयर्स लाइक डेवलपर्स लाइक पंचशील एंड न्याति कैन सपोर्ट यू फ्रॉम द बैक एंड. तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, बट आपका वेल्थ जो रहेगा वो सेफ रहेगा और ग्रो करेगा. ओके, वेरी गुड. तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा काम किया है. किस किस बिल्डर के साथ आपने ऑलरेडी काम किया है? जिन के नाम मैंने लिए हैं अभी, मैं सबके साथ कर चुका हूँ. वेरी गुड. मेरा पंचशील के साथ काफ़ी मैसिव वर्किंग हुआ है, आपके WTC को लेके, ईऑन को लेके, इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा वर्किंग किया है हम लोगों ने. न्याति के साथ हम लोगों ने एंथ्रोल में काम किया है, एम्प्रेस में काम किया है. वी हैव डन इन प्रोजेक्ट्स लाइक इवोक, इवानिया, जिसमें अभी काम चालू हुआ है उनका सदाशिव पेट पे, उसमें हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टर्स को अपना पिच इन करा है वो प्रोडक्ट. अमर के साथ अमर बिजनेस जोन, ATP, इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है हम लोगों ने. तो अच्छे ब्रांड्स के साथ आप कभी भी काम करते हो, देयर आर 2 थिंग्स. वन, योर इन्वेस्टर इज हैप्पी, सेकंड यू डेवलप योर ब्रांड वैल्यू. आज मेरे पास रेफरेंस के ही अगर मैं क्लाइंट्स बोलता हूँ, आज मैंने जिस क्लाइंट को अमर बिजनेस जोन में क्लोज किया, आज उसी क्लाइंट ने मुझे एक रेफरेंस दिया और यही कह के किया
कि मेरे किसी सज्जन का अगर तू पैसा लगवा रहा था, लगवाना अमर में ही. Okay. That is the brand value you get. Great, great. So guys, can you hear this conversation? तो अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में जर्नी स्टार्ट करनी है तो रिकी इज द राइट गाय फॉर यू. ही इज एसोसिएटेड विथ ऑल द प्रीमियम बिल्डर्स इन पुणे एंड ही हैज ऑलरेडी लाइक डन सो मेनी डील्स. So next one could be you if you want to start your commercial real estate journey. So एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा. सो कभी कभी रिकी जब रिसेशन आता है तो उस समय सारे मार्केट में स्टॉक मार्केट तो पूरा क्रैश ही होने का कगार हो जाता है. अभी तो आप देख रहे हो ट्रम्प का टैरिफ का वॉर चल रहा है. तो ये सब चीज़ों का रिसेशन हो गया, ट्रम्प टैरिफ हो गया, कल को कोई वॉर की सिचुएशन हो जाती है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है कमर्शियल रियल एस्टेट को? मैं सोच ही रहा था सर ये क्वेश्चन कब आएगा. ओके. क्योंकि दिस इज द ओनली क्वेश्चन लाइक, मतलब आप बोलते हैं ना, आप कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, जब तक आप नेगेटिविटीज के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप फ्लरिश नहीं कर सकते हो. ओके. तो मेरा एक सीधा सजेशन इस मैटर में ये रहता है कि बी इट कोविड, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच कम्स इन विच यू नो डिसरप्ट्स द मार्केट, अगर आपने पैनिक किया तो आपने पैसा गंवाया है. ओके. मैं उस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ सर. मैं आज अगर बोलता हूँ सेकेंड वेव ऑफ कोविड का, जब मार्केट का लॉकडाउन था, उसके बाद जब मार्केट चालू हुआ सर, वहां से लेके आज की तारीख में अगर बात करता हूँ, कमर्शियल रियल एस्टेट अगर उस टाइम पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो आज 1.5 गुना या 2 गुना पे तो ऑलरेडी बैठा है. यस. Those are opportunities where you can find good builders giving their properties on a good distress amount, good investors coming in and panicking and selling off their products. वो टाइम होता है जब आपको एक्चुअल में बाय करना चाहिए. ओके. तो कमर्शियल रियल एस्टेट में जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, आप डेफिनेटली एंटर हों. जब मार्केट करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद में जब मार्केट फ्लरिश करेगा, तब आप ग्रो एक्सपोनेंशियल करोगे. ओके. So that means there is a quote from Warren Buffett कि when people are fearful you should be greedy, and when people are greedy you should be fearful. So I think same logic is applicable on real estate also, right? Life logic sir ये. हाँ, ये life logic है. correct. Yes. Great answer. So okay, so Ricky, one more questions like कोई अगर रियल एस्टेट कमर्शियल रियल एस्टेट में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली वो कोई गलती कर सकता है. तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको? सर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसको आइडेंटिफाई अगर आप करते हैं तो आई वुड सजेस्ट आपकी इन्वेस्टर लॉबी में आप अगर ये बता के रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है. फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है और एक बंदे के पास कुछ एक अमाउंट है XYZ टू बी इन्वेस्टेड. सामने वाला ये बोलता है कि इस एरिया में इस बंदे का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस बिल्डर के साथ उसने पैसा लगाया और जब वो प्रोडक्ट उसके हाथ में आया, ही डिड नॉट आइडेंटिफाई द टेनेंट जिसको वो लीज पे दे रहा है. तो उसका जब तक ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है, वो सबसे बड़ा फ्लॉ रहता है. आज देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टेनेंट्स कम इन, डू द एग्रीमेंट्स फॉर 5 years, लॉक इन साइन करें और 6 महीने बाद आपको एक नोटिस दे देंगे हम लोग वेकेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी. देयर माइट बी सिचुएशंस. तो एक तो चेजिंग द रॉन्ग टेनेंट्स, प्रोडक्ट हाथ में आ गया है, लीज पे देने की जल्दी के कारण किसी ऐसे टेनेंट को प्रोडक्ट देना जो बाद में आके अपने लिए गलती साबित हो, इज द मेजर फ्लॉ. सेकंड, हाई रेंटल यील्ड्स. आज प्रोडक्ट के लिए अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास 4 टेनेंट्स आए जिनकी तरफ से आपको दिखता है कि एक XYZ टेनेंट है, ये हमको हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, आपने उसका ड्यू डिलिजेंस किए बिना उसको एंटर कराया और एक अग्रीमेंट साइन किया, देयर माइट बी सिचुएशंस कि वो एक थोड़े टाइम बाद आपकी प्रॉपर्टी को वेकेट करके चला जाए. तो दिस इज समथिंग. ऑल्सो नो एग्जिट प्लानिंग. आप ये प्लान करते ही नहीं हो कि एक टेनेंट आ चुका है, अगर ये छोड़ के जाता है तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या होता है, आपके पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जिसको आप ला के अपना रेंटल कंटिन्यूएशन में रख सकते हो. ओके. दिस इज अनदर फ्लॉ. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो जस्ट आइडेंटिफाई द लोकेशन फर्स्ट, देन आइडेंटिफाई द बिल्डर. अगर बिल्डर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा डेवलप होगा, देन यू गो इन फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप किस टाइप के टेनेंट्स को यहाँ पर लेके आ सकते हो. और उसी चीज़ के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. ओके. अगर आप सब काम अकेले ही करने वाले हो तो देयर माइट बी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैपनिंग. व्हेन यू हैव अ corporate person, when you have a person who has an understanding of the market as a whole, who can help you out in taking your decisions. जैसा आपने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप इस मार्केट में क्यों आए, मुझे इस मार्केट में आने का बेस्ट रीज़न यही लगा कि देयर वाज अ बिग गैप. आज इन्वेस्टर के पास पैसा है और इन्वेस्टर पैसा लगाना चाह रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए जो स्टडी होती है वो स्टडी हम लोग करते हैं. तो जब तक हम लोग नहीं आते हैं पिक्चर में, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग उस
इन्वेस्टर को नहीं आती है, जब तक उस बिजनेस को नहीं आती है कि जहाँ उस बिजनेस का शेप आ सकता है, जब तक उस इन्वेस्टर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है कि मेरा वेल्थ मैनेज कैसे होगा, वेल्थ कैसे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए जब हम बीच में आते हैं और समझाते हैं उनको ये सब चीज़ों के बारे में, तब चांसेस हैं कि गलतियाँ कम हों। करेक्ट, एंड आई थिंक सेम थ्योरी अप्लाइज टू स्टॉक मार्केट आल्सो, Absolutely, बिकॉज वहाँ भी लोग रैंडमली अगर इन्वेस्ट करते हैं बिना कंपनी का जानकारी लिए, तो वहाँ भी यही हाल होने वाला है। सर स्टॉक मार्केट्स और रियल एस्टेट दोनों ऐसे सिक्के के दो पहलू हैं कि मतलब या आप इन्वेस्ट यहाँ करो या पैसा तो बढ़ना ही है। सिर्फ ये है कि आप जितना ड्यू डिलिजेंस करके डिलीजेंटली दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेन के हिसाब से करते हैं, तो उतना आपका पैसा ग्रो करता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है लीजिंग को लेके। तो यूजुअली जब हम नॉर्मल फ्लैट्स का जब रेंटल करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है, राइट? यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पर यूजुअली सर आज एक अच्छी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट को अगर लीज करती है तो यूजुअल एग्रीमेंट्स टेन्योर गो फ्रॉम 5 years to 10 years। 10 years लीजिंग पे पार्ट पे चले जाता है, 5 years इज यूजुअली लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट। आज कंपनीज 3 साल का लॉक इन देती हैं और 5 साल का एग्रीमेंट करती हैं विद एन एस्केलेशन ऑफ 5% to 7% पर ईयर बेसिस। तो ये एक नॉर्मल कमर्शियल डेवलपमेंट में आपका सोल्यूशन आता है जब आप रेंटल यील्ड्स की बात करते हैं। तो वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे आप 3 साल 5 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हो। आपके सामने आपके नंबर्स हैं सर, आपको सिर्फ एक्सेल पे ये डालना है कि आपको इस मंथ में इतना रेंटल आएगा, इस साल में इतना रेंटल आएगा, अगले साल में इतना रेंटल आएगा। 5 years डाउन द लाइन यू हैव अ कॉस्ट शीट विद यू, आपके पास इस 5 साल में आपके पास में कितना पैसा आ रहा है, जिसके बेसिस पर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जो बैंक्स ऑफर करते हैं, ओके, यही तो प्रोसेस रहता है। आज बैंक देखता है कि आज एक नई कंपनी आई है, इस प्रोडक्ट पे आई है, इस प्रोडक्ट को 5 साल के लिए इन लोगों ने लीज किया और 3 साल तक इतना एश्योर्ड रेंटल आएगा। उस रेंटल नंबर के बेसिस पर बैंक्स ऑफर एडिशनल अमाउंट टू द इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ओके, So that becomes easy for them. सो व्हेन यू कंपेयर दिस टू नॉर्मल फ्लैट्स, तो 11 मंथ में जो टेंशन होता है वो टेंशन यहाँ पे नहीं है, राइट? एवरी 11 मंथ्स यू हैव टू फाइंड अ न्यू टेनेंट। इट्स अ चर्निंग। फ्लैट्स में यूजुअली क्या होता है, आपके टेनेंट्स चर्न करते हैं हर 11 महीने में। आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा आपको। बट यूजुअली क्या होता है ना, आज एक बंदा अगर सपोज किसी क्लोज विसिनिटी में जाता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ IT person who comes into Kharadi for some XYZ work process, अगर वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर जॉब के साथ साथ मेरा स्टे भी होना चाहिए, तो वो एक सोसाइटी में जाके एक फ्लैट लेता है रेंट पे। अगर वो कहीं शिफ्ट होता है तो उसको फ्लैट शिफ्ट करना पड़ता है। करेक्ट, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। Yes. व्हेन यू टॉक ऑफ कंपनीज, तो वो अगर 200-250 लोगों को लेके आ रहे हैं, एक ऑफिस ले रहे हैं, तो इतना शॉर्ट टर्म माइंडसेट रहता ही नहीं है उनका। वो ये बोलते हैं कि 5 साल कम से कम हमको एक जगह पे रहना है, क्योंकि सर right from their stationery to their credibility to their websites, everywhere that address is posted. आप ये समझो कि आज WTC का एक एड्रेस आना आपके एड्रेस के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर, that becomes a differentiating factor. करेक्ट, अब आप WTC छोड़ के अगर कहीं और जाते हो, that becomes difficult for the clients also for you. Clients बोलेंगे यार ये आज इस जगह था, कल उस जगह था, ये कंपनी अगर इतना घूम रही तो हमको कितना घुमाएंगे। ओके, So that sustenance come from staying at a place. करेक्ट। तो मिनिमम तो 5 years के लिए लोग करते ही हैं। इट कैन गो टू 10 years also. We have seen companies who are there from last 20 years. Yes, 25 absolutely, yes. in पुणे, है ना? तो कंटिन्यूअस अपग्रेड करते रहते हैं, 5 years के बाद रिन्यू करते हैं, या स्टार्ट में ही 10 साल का कर लिया और उसको रिन्यू कर दिया। यस, ओके। सो फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। तो अगर कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम टिकट का साइज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम तो आई कैन से इट कैन गो अप टू अनलिमिटेड, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। नो नंबर, यस, स्काई इज द लिमिट। बट बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है जिस पे अच्छा ROI डेवलपमेंट करना है सर आपको, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट हैव अ पॉकेट साइज ऑफ 1 CR एटलीस्ट। क्या है 70-80 में भी चीज़ें आ जाती है, बट दैट वोंट यील्ड अ गुड रिटर्न टू यू। 1 CR में अगर आप 6% का ROI भी देखते हो तो आपको मोटा मोटा साल का एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट मिलता है, 6 लाख के आसपास। तो महीने का 50,000 रुपये आपको रेंटल इनकम होगा, विच इज डिसेंट, राइट? इट इज अ डिसेंट अमाउंट प्लस द कैपिटल अप्रिसिएशन, वो तो होना ही होना है। यस, और 1 करोड़ से अगर स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, becomes easy. Yes, correct. Okay. तो डेफिनेटली ऑल द व्यूअर्स, दोज हु वांट टू स्टार्ट योर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सो डेफिनेटली एक अमाउंट तो होना ही चाहिए। तो 1 करोड़ इज़ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विथ, और ऊपर जाने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम बिल्डर्स हैं और प्रीमियम स्पेस भी है। पुणे जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है अभी, तो पुणे को एज ए लाइक प्रीमियम प्लेस बोला जाता है, राइट? कॉस्मोपॉलिटन भी हो चुका है पूरा का, एवरीथिंग इज देयर। पहले तो पुणे वाज लाइक ए कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, अभी तो ये पूरा आई थिंक मुंबई को भी बीट कर रहा है। बेस्ट पार्ट यही है पुणे का, मतलब कल्चरल कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोग्रेसिवनेस है, लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेशनलिज्म की, वो चीज़ें काफ़ी
आगे रखती हैं पुणे को मुंबई से। यही सब चीज़ें हैं जो पुणे को आज उस स्तर पे पहुंचा रही हैं सर, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी कंपनीज का इन्फ्लो बढ़ा है, मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है इन सब एरियाज़ का जिनकी अपन ने बात करी। तो ये चीज़ें पुणे को आगे लेके जा रही हैं। ओके, तो ब्रीफ में अगर पुणे को हम कंपेयर करें मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट से और बैंगलोर से, तो व्हाट कुड बी द एडवांटेज? सर, इन टर्म्स ऑफ मनी विच कैन बी पोर्ड इन मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर, आज पर स्क्वायर फुट रेट की बात करता हूँ तो पर स्क्वायर फुट रेट इन कमर्शियल एस्पेक्ट्स पुणे में अगर 10,000 रुपये है तो सिमिलर बिल्डिंग इन मुंबई वुड बी 25,000 to 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। ओके, इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर इट वुड बी 15,000 to 18,000 रुपीज़ पर। तो अप्रिसिएशन का स्कोप ही कम हो जाता है आइडियली देखा जाए। अप्रिसिएशन भी वैसा ही होता है, बट आज पॉकेट साइज आप छोटा अगर लेके चलते हो, 1 CR इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट विच कैन बी पोर्ड इन पुणे। अगर आप 1 CR लेके मुंबई या बैंगलोर जैसी जगह पे जाते हो तो पहले तो या तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिलता है तो साइज काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, आप समझिए, मैं अगर आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की चीज़ देता हूँ तो 1 CR में आपको मोटा मोटा 1,000 स्क्वायर फुट का प्रॉपर्टी मिलता है, और अगर यही मैं मुंबई लेके जाता हूँ तो आपको प्रॉपर्टी साइज रिड्यूस होकर 300 स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट हो जाता है। ओके, तो और बड़ा अमाउंट चाहिए, मतलब 1 CR इज नॉट एट ऑल इनफ इफ यू वांट टू स्टार्ट इन मुंबई, राइट? मुंबई में तो एटलीस्ट 2-3 CR से स्टार्ट होगा, राइट? तो उसमें भी आप लोकेशंस आइडेंटिफाई करो। मुंबई में भी इफ़ यू हैव गुड लोकेशंस लाइक अंधेरी, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर आप लोकेशंस पे आइडेंटिफाई करके अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट्स माइट टू इवन शूट हायर। ओके, इनिशियली रेट्स जी। Okay, great. So guys, you have already got enough knowledge about commercial real estate, and thank you so much Ricky for coming to this podcast and sharing your knowledge about commercial real estate. बहुत अच्छा लगा बात करके। And guys, if you want to have a specific knowledge about any project या फिर किसी एरिया के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो we are coming up with the series of podcast जहाँ पे हम एरिया स्पेसिफिक भी बात करेंगे और बिल्डर स्पेसिफिक भी बात करेंगे। तो अगर कौन से बिल्डर के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, और कौन से एरिया के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपको कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके, देन ही इज़ द राइट पर्सन। सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, तो हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज में उसको कैटर करने का ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन रिकी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू।